तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर जो कि हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारे लगभग बात है 500 साल जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले, इसलिए यहाँ पे बीसी लिखा हुआ है। ठीक है, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पे समझिए, एक तरफ हम बनाता है यहाँ पे लाइन, बीच में लिखता हूँ 0, ये है हमारे पास, यहाँ पे जन्म हुआ था जीसस क्राइस्ट का। इसके बाद के साल को हम कहते हैं एनो एडी लिखते हैं, इसका मतलब होता है एने डोमिनी। क्या होता है इसका मतलब? एने डोमिनी मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद। और यहाँ पे हम इससे पहले अगर देखें तो इसका मतलब यहाँ पे लिखते हैं बीसी। अगर हम इस साइड चलिए तो इसका मतलब होता है बीसी, इसका मतलब होता है हमारे पास बिफोर क्राइस्ट। तो यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। तो वहाँ पर लिखा 500 साल बीसी, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले 500 साल पहले हमारे इंडियन फिलोसफर जिनका नाम था हमारे पास अराउंड 500 BC, एन इंडियन फिलोसफर महर्षि कनाद। ठीक है, उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने postulated that if we go on dividing matter, जिसका नाम उन्होंने पदार्थ दिया, we shall get smaller and smaller particles, और ultimately a stage will come when we shall come across the smallest particles beyond which further division will not be possible. उन्होंने उसका नाम क्या दिया? He named this particle परमाणु। इसका मतलब क्या है? अगर हम किसी पार्टिकल को, किसी भी मैटर को, मैटर क्या होता है? जिनके पास कुछ मास हो और वॉल्यूम हो, अगर हम उसको डिवाइड करते जाए, ये हमारे पास टाइम ऐसा आएगा जब उसको डिवाइड नहीं करवाए। जैसे हम समझाते हैं यहाँ पे, मेरे पास एक मैटर है, ये है मैटर, इसको मैं डिवाइड किया, इतना हुआ, इसको डिवाइड किया, इतना हुआ, इसको डिवाइड किया, इतना हुआ, इसको डिवाइड किया, इतना हुआ। ज़्यादा बड़ा हो गया, कोई नहीं, इसे थोड़ा कि इतना, इतना से इतना, और अगला वाला शायद हमें दिखाई भी ना दे, तो यहाँ पास एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसको हम शायद डिवाइड ना कर पाए। उसे उन्होंने नाम दिया क्या नाम दिया उन्होंने? परमाणु नाम दिया, और उन्होंने बोला अनडिविजिबल पार्टिकल। ठीक है, ध्यान से समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक, मैं पहले इरेज कर दूँ सबको। ठीक है, तब अब अगले इंडियन फिलोसफर की बात कर लेते हैं। तो हमारा उनका नाम था, अगले हमारे इंडियन फिलोसफर जो थे उनका नाम है पाकुधा कातयामा। ठीक, उन्होंने क्या बताया? इन्होंने सेम वैसे ही बताया, these particles normally exist in a combined form which gives us various forms of matter। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास? इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे हो गया, जैसे कि हम देखिए, तो आप बहुत सारे मैटर्स हमारे आस पास प्रेजेंट है। कौन कौन से मैटर होते क्या है? आप लोगों ने कार्बन का नाम सुना होगा, ऑक्सीजन का नाम सुना होगा। अब कार्बन अकेला आपने सुना नहीं होगा, कार्बन आपने सुना, CO2 सुना होगा, NO2 सुना होगा। तो ये सब क्या है? ये सब है एक एलिमेंट, एटम है। नाइट्रोजन क्या है? एक एटम। ऑक्सीजन क्या है? एक एटम। लेकिन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो क्या हम अकेले दिखाई देते हैं ये लोग? नहीं, हमें मिलते हैं मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि अकेले नहीं रह सकते। हाँ, कुछ कुछ गैसेस हैं, उनके बारे में बात करें, जैसे कि हम बात कर रहे थे आर्गन की, इसका सिंबल हमारा होता है AR। ये हमें अकेला रहना पसंद करता है नेचर में, इसे नोबल गैस भी कहते हैं, इनर्ट गैस। फिर बात करते हैं हीलियम की, ये है नीचे में अकेला रहना पसंद करता है। फिर बात करते हैं नियॉन की, और भी बहुत हैं, हमारे ऑर्गेनॉन हो गए, जेनॉन हो गए। हम अभी इनके बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ 9th क्लास के लेवल पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे समझ आ गया सबको। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अब ग्रीक फिलोसफर के बारे में। अब ग्रीक फिलोसफर कौन थे, पहले मैं हटा दूँ। यहाँ समझ आ गया। यहाँ पर फाकुदा कातयामा ने क्या बताया? फाकुदा कातयामा ने बताया हमें कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास, जो भी एटम्स होते हैं हमारे पास, जो छोटे पार्टिकल्स हमारे पे,
किस फॉर्म में पाए जाते हो? मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो यहाँ तक आई होप आप सबको क्लियर होगा। अब बात करते उसी समय के आसपास हमारे पास ग्रीक फिलोसफर जिनका नाम था डेमोक्रिटस, लिखा हुआ डेमोक्रिटस एंड लुसिपस। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने सेम बताया, इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर a stage will come when particles obtained cannot be divided further. Democritus called this individual particle atoms, जिसका मतलब होता है इंडिविजुअल। तो ये सेम चीज हमारी महर्षि कनाद ने बताई थी, जिनका नाम उन्होंने परमाणु रखा था, महर्षि कनाद। उन्होंने, उनके नाम पे हमारा कण कण पड़ा हुआ है। हम कहते हैं ना कण कण भगवान, तो कहाँ से मिला था? उनके नाम पर है, महर्षि कनाद के नाम पे वो। तो ठीक है, हमारा सेम चीज़ बताया था डेमोक्रिटस ने भी। उन्होंने बताया इफ दिस गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, हम किसी चीज़ को डिवाइड करते जाए करते जाए करते, हाँ पे हाँ एक पॉइंट आए उसको हम डिवाइड नहीं कर पाए, उस इंडिविजुअल पार्टिकल उन्होंने कहा एटम। एटम का मतलब क्या होता है यहाँ पे? एटम का मतलब होता है आपके पास, देखो एटम जहाँ पे लैटिन वर्ड ए टोमियो से मिलके बना है। ए का मतलब होता है यहाँ पे अन, टोमियो का मतलब होता है कट, जिसको और ज़्यादा डिवाइड ना कर सके उसे हम कहते हैं यहाँ पे एटम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको? आगे देखते हैं। तो पहले मैं इसे रेज कर दूँ सबको। तो आगे देखते हैं, हमने डेमोक्रेट्स की बात की, अब हम बात करते हैं यहाँ पे डेमोक्रेट्स की बात हमने कर ली है लगभग। ऑल दिस वर्क बेस्ड ऑन कंडीशन, आगे इतना नहीं पढ़ना। अब हम बात करते हैं सीधा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में एंटोनी लेविजियर के बारे में, जोसेफ प्रोस्ट के बारे में। तो पहले बात करते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। तो पहले हमने पहली पढ़ रखा, वैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी पढ़ा होगा आपने, हो सकता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास होता है क्या है, ये ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास states that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास? इसका मतलब है कि मास ना हमारा बढ़ेगा ना कम होगा हमारे किसमें, इन अ केमिकल रिएक्शन में। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 5 ग्राम सब्सटेंस लूँ, उसका रिएक्शन 5 ग्राम की चीज़ के साथ कराऊँ, तो मुझे 10 ग्राम ही मिलेगा। अगर ध्यान से देखा जाता है 5 और 5 कितने हो गए? 10 ग्राम। इधर भी कितने हैं? इधर 10 ग्राम है हमारे पास, दोनों क्या है हमारे बराबर। मैं कहने का मतलब, अगर मैंने आपके ले लिया कार्बन ले लिया फिर ऑक्सीजन ले लिया, अगर इसका मास हम इसको हम ले 5 ग्राम, इसको ले 5 ग्राम, तो हमें कितना मिलेगा? CO2 जो मिलेगा हमें वो कितने ग्राम का मिलेगा? 10 ग्राम का मिलेगा। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। तो अगला हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये हमें किसने दिया था? एंटोनी एल लेविजियर ने दिया था। और इस ऊपर वाला किसने दिया था? इससे ऊपर वाला हमें दिया था जोसेफ एल प्राउच ने। क्या दिया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, हमें दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? जोसेफ एल प्राउच ने। ठीक है, और हमें एंटोनी एल लेविजियर ने क्या दिया था? हमें एंटोनी एल लेविजियर ने दिया है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं यहाँ पे समझाता हूँ आप लोगों को लिख के। जैसे कि हम जानते हैं H2O, अभी आप लोगों ने इसका मास पढ़ा नहीं होगा बट मैं बता देता हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमारे पास 1 होता है, मैं समझा दूंगा आगे, पहले अभी इतना समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमारा 1 होता है कितने? यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन हमारे पास 2 टाइम्स यानी 2 है, 1 को मल्टीप्लाई कर 2 से। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारा होता है 16, टोटल मास तो हमारा 18 है, लेकिन हम यहाँ पे देख कर रहे हैं हमारे पास ये कितना है? 2। यहाँ बीच में ऑक्सीजन को अलग दूसरा एलिमेंट है हमारे पास, यहाँ पे एक रेशियो का साइन, यहाँ पे हम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना था? 16। ये तो हमने जो बताया, मैंने आपको 18 बताया, ये तो हमारा टोटल मास हो गया। क्या हो गया ये? टोटल मास। तो हम यहाँ पे रेशियो में देखा अगर H2 था तो 2 ले लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन का हमारे पास कितना है? 16।
तो 2 के टेबल में हमारे पास 16 कितने पे आता है, 8 पे, तो यहाँ पे आएगा 1:8 में। अब आप चाहे कहीं कहीं पानी उठा ले, चाहे आप समुद्र का पानी उठा ले, चाहे आरओ का पानी उठा ले, चाहे गोलगप्पे का पानी उठा ले, गोलगप्पे में जो पानी डलता है वो पानी उठा ले, चाहे नाली का पानी उठा ले, हमारे हर जगह का पानी का हमारा फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला हम एटॉमिक मास रेशियो जो होता है उनका 1:8 में ही मिलेगा। उनका मास रेशियो कितना मिलेगा, फिक्स होता है हमारे, ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो वही हमारे पास एंटोनी एल्वेज़र भाई साहब ने बताया। अगर यहाँ पे इस वाली लाइन को पढ़े हम ध्यान से, in a compound such as water, the ratio of mass of hydrogen to the mass of oxygen always 1:8, whatever the source of water। ठीक है, यहाँ समझ आ गया आपको। अब यही बात यहाँ पे लिखा है, इन अ केमिकल substance the elements are always present in definite proportion by mass। वही बताया नहीं, इन अ केमिकल the elements are always present in definite proportion by mass। मास में देखा हमारा 1:8 था, अब हम कहीं कहीं पानी खा ले हमारा वो फिक्स रहता है। बस इतना ही था यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं जॉन डाल्टन के कुछ पोस्टुलेट्स की। देख लेते हैं इनकी एक बार तस्वीर ऐसी है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारे पास पोस्टुलेट जो है इसके अंदर, अब यहाँ पे इनके पहले बात करें। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, all the matter whether an element, a compound or a mixture is composed of small particles called atom। ठीक है, बोलते क्या इसका मतलब यहाँ पर जितने भी मैटर, यहाँ पर जो भी सब्सटेंस है हमारे आसपास, ठीक है, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मिक्सचर हो, सब किससे मिलकर बने, हमारे एटम से मिलकर बने। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट जो हमारे पास है वो हमारे पास अ मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम विच पार्टिसिपेट केमिकल रिएक्शन। हमारे सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, एलिमेंट। ठीक है, अब एलिमेंट को ही यहाँ पे एटम कह रहे हैं लोग। ठीक है, ऑल पार्ट मैटर इज मेड, यहाँ पर आप जो भी सब चीज़ें हैं वो सब किससे मिलकर बने हैं, एटम से मिलकर बने हैं। ठीक है, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। अब जैसे कि हम बात कर ले O2 की बात कर लेते हैं, तो आपस में दो ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, आपस में दो ऑक्सीजन मिलकर हमारा O2 बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सिंगल को हम यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं वैसे। ठीक है, सिर्फ सब आपको ध्यान में दीजिए, पहले इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे हाँ हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के समय O+O से। ठीक है, अब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन से मिलकर बना, ऑक्सीजन से मिलकर बना। ठीक है, एटम्स। अब हम अगला दूसरा पोस्टुलेट पढ़ लें एक बार। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ये सेम हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की तरह, जो कि मैंने इस वाले पोर्शन पे पढ़ा दिया। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। वैसे एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल, इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैंने जैसे मार्कर लगा रखा है, आप मैं हाईलाइट कर दूंगा, पहले मैं इरेज कर दूँ सब। अब हम तीसरा पोस्टुलेट क्या बताता है हमारा तीसरा। अब मैं पहले हाइट ऑन कर लूँ, हाईलाइट हमारा ऑन हो चुका है, अब समझाता हूँ आप लोगों को। आ गया, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आइडेंटिकल इन मास, ठीक है, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब समझा देता हूँ अब मैं। इसका मतलब हमारे पास हो गया, यहाँ पे समझाता हूँ आप लोगों को। इसको पहले क्लीन कर दूँ मैं पूरा। अगर मैं यहाँ पे दो हाइड्रोजन ले लूँ, क्या इन दोनों का मास सेम होगा हमारे पास, इन दोनों का वेट मास सेम होगा, तो यस इन दोनों का वेट सेम होगा, मास उनका सेम होगा। ठीक है, और हमारे पास अब बात करें इनके साइज की, तो क्या साइज सेम होगा, दोनों बराबर होंगे हमारे पास। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, यहाँ बात करूँगा कार्बन की और हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन हमारा छोटा होगा एज कम्पेयर टू कार्बन। ठीक है, तो इनका मास डिफरेंट होगा, यस, इनका साइज डिफरेंट होगा, यस। ठीक है,
तो वही बात बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, इनके हमने यहाँ पे दो पोस्टुलेट क्लियर कर दिए यहाँ पे। क्या कौन कौन से, ये मैंने बता दिया। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट यानी कि यहाँ सेम एलिमेंट जो होंगे और आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल, अब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी हमारे पास। अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज हमारी सेम रहेगी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन की डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन सेम रहेगा, हाइड्रोजन का हमारा हाइड्रोजन से सेम रहेगा, है ना। आइडेंटिकल होगा, अगर दोनों सेम होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज हमारी सेम रहेगी। लेकिन हम अगर दूसरे की बात करें यहाँ पे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। मैंने अभी बताया था कार्बन का और हाइड्रोजन का, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हैं, उनके मास डिफरेंट होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी, ठीक है। अब हम यहाँ बात करें एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे समझता आपको, हमने अभी देखा था जस्ट, अब मैं बात करें, चलो CO2 की बात कर लेता हूँ। होल रेशियो के फॉर्मूले में देखो, यहाँ पर कार्बन कितना है पास 1 है, ऑक्सीजन कितना है पास 2 है, चलिए ये भी छोड़ते हैं 1:2, ठीक है। मास से चेक कर लेते हैं इनके। हाँ इसका मास है, मास बोला गया था, इसका बोला क्या गया था, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। सिंपल सा है, फिर तो इतना ही कोई क्लियर है हमारे पास। हमारे पास कार्बन CO2 की बात की हमने, कार्बन हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, ठीक है। क्या कभी आपने सुना है एक ले लिया, यहाँ पे 1.5 ले लिया, देख सुना आपने, 2 ले लिया, 2.5 ले लिया, 3 ले रखा है, यहाँ पे ले रखा है हमने 5.5, ऐसा नहीं होता। किस नंबर में होते हैं, होल नंबर इसमें, ठीक है। होल नंबर क्या होता है हमारे पास, 0 से इन्फिनिटी तक, है ना, पॉजिटिव में। लेकिन वो डेसिमल्स में नहीं होते, तो ये सब हमारे पास क्या है, डेसिमल्स में, फ्रैक्शंस में भी नहीं होते, तो हमारे पास वो सब नहीं होंगे यहाँ पे। हमारे हम 6 में होते हैं, होल नंबर 6 में, ठीक है। अब एक लास्ट बच गया हमारे पास, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। अभी क्या हमारे पास, हम किसी भी कंपाउंड की बात करें, उसका हमारे पास नंबर ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ एंड काइंड्स ऑफ एटम्स होंगे, वो कांस्टेंट होंगे, ठीक है। अब आगे अगले पेज पे चलते हैं। व्हाट इज एन एटम, तो एटम का हमने तो पहले ही पढ़ा था, एटम क्या होता है हमारे पास। फिर भी हम पे बात कर लेते हैं एटम होते क्या है हमारे पास। अब कभी आपने घर, अपने आसपास घर बनते हुए देखा हो, घर कैसे बनती है, ईंटों से, ठीक है ना। दीवारों के बनने के लिए चाहिए होते हैं ईंट चाहिए होती है, ठीक है। अब ईंटों से क्या बनता है, पूरा घर बन जाता है। वैसे ही हमारा हमारा शरीर वगैरह, जो शरीर किससे बनता है, हमारे सेल से बनता है। हमारा अब किसी हमारे आसपास जो मैटर है वो कैसे बनता है, हमारे आसपास के मैटर जो बनते हैं एटम से बनते हैं। तो आपने यहाँ पे अगला लिखा व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ह्यूज बिल्डिंग। बड़े बड़े बिल्डिंग किससे बनते हैं हमारे पास, ईंटों से, है ना, ब्रिक्स से। तो व्हाट अबाउट द स्मॉल बिल्डिंग, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एंट हिल। चीड़े वगैरह बनाते किससे बनती है, सॉइल से बनाते हैं। सॉइल कितना छोटा होता है, ठीक है, उससे इतने बड़े बड़े घर बना देती है अपने। अब इट इज अ स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड, सैंड से, रेत से, है ना। सिमिलरली हमारे पास द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर्स आर एटम। तो हमारे आसपास जो भी मैटर्स है वो सब किससे बने होते हैं, हमारे पास एटम से मिलते हैं। अब एटम की बात करें, हाउ बिग आर एटम्स, हमारे पास एटम कितने बड़े होते हैं, ये हमारे काफ़ी छोटे होते हैं, और इतने छोटे होते हैं कि मैंने अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, नेक्ड आई से नहीं देख सकते। जैसे कि यहाँ पे पढ़ लेते हैं, एटॉमिक रेडियस से मेजर इन नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ समझ आया, 10⁻⁹ क्या बना है, 1/10⁹ मीटर, 1/10⁹मीटर। अब 10⁻⁹ ऊपर ले जाते क्या आ जाएगा हमारे पास, 10⁻⁹ समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे दोबारा समझाते हैं, आप नीचे लिख के फिर इसे क्लियर कर देते हैं। तो 1/10 में 10/9, ठीक है। तो अगर मैं इस 10 को ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पे -9 हो जाएगा और ये मीटर में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नैनो। क्या कहते हैं इसको, नैनो। उसको हम स्मॉल n से डिनोट कर सकते हैं, पीछे मीटर को m से। तो n का मतलब क्या है, n का मतलब है नैनो, और m का मतलब तो पता ही है, मीटर। थोड़ी और वर्ड बता देता हूँ आपको मैं। एक आपने मिलीमीटर पढ़ा होगा, 10⁻, मिली का मतलब 10⁻³ मीटर का तो पता ही है आपको। अभी एक होता है माइक्रो, वो हमारा कुछ ऐसे दिखता है, माइक्रोमीटर यानी 10⁻⁷
6 मीटर। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बताएगा कुछ हमारे पास चीज़ों के, जैसे हमारे एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का रेडियस -10। सोच सकते हैं हमारे एटम का रेडियस कितना छोटा हो सकता है, 10⁻⁻10। ठीक है। अब मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यहाँ पे पहले एटम की बात की, यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। अब उसका रेडियस कितना है यहाँ पे -9। एटम का रेडियस कितना हो गया हमारे पास, एटम का हमारे पास होगा -10। काफ़ी छोटा होता है ये, काफ़ी ज़्यादा छोटा। ठीक है, हम रेडियस की बात कर रहे हैं सिर्फ। मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन की बात कर लेते हैं। मॉलिक्यूल है यहाँ पे, एटम नहीं है, तो मॉलिक्यूल की हमारे पास 10⁻8। ग्रेन ऑफ सैंड, रेत का एक दाना ले लेते हैं, वो हमारा -4। एंड चींटी के रेडियस की बात करते हैं, वो हमारा कितना हो गया -10⁻3। एप्पल की बात कर ले, उसका एप्पल में हमारा एप्पल का हमारा कितना 10⁻1। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास डाइटम्स में यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब हम आगे बात करते हैं यहाँ से। व्हाट आर द मॉडर्न डे सिम्बल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। पहले डाइटम्स ने कुछ चीज़ों को डिफाइन करने के लिए सिम्बल्स बताए थे। सिम्बल्स देख लीजिए, बस यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। हाइड्रोजन को एसिड डॉट किया था, सर्कल बना के डॉट बना दिया, कार्बन को कलर करके उसमें ग्रे कलर कर दिया, इस वगैरह देख लिया आपने। तो इतना ही अभी उनको ऐसे समझाया उन्होंने कि ऐसे ऐसे इनके सिम्बल्स होते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, बट एक बार देख लेने, नज़र से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इस यहाँ से एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है हमारे पास, ये IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, तो यहाँ बताएंगे आप, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अब एक काम क्या करते हैं, इज एन international scientific organization which approves name of elements, symbols and units। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास जितने भी सिम्बल्स वगैरह के नाम वगैरह हैं कौन रखते हैं सब, एलिमेंट वगैरह के नाम वगैरह सिंबल वगैरह कौन रखते हैं सब, IUPAC, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो हम थोड़ी बहुत बात कर ले पहले यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ देखिए, हाइड्रोजन जो है उसका सिंबल H होता है। ठीक है, हमेशा फर्स्ट लेटर जो होता है हमारे पास, फर्स्ट अल्फाबेट जो होता है हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है। दूसरे को हम स्मॉल बना सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे एल्यूमिनियम में देखिए AL, ये वाला ठीक है क्योंकि A हमारे पास कैपिटल है, L हमारा स्मॉल था, लेकिन AL ये वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें A कैपिटल है वो तो ठीक है, लेकिन हमारे पास L जो है वो भी कैपिटल है, तो ये वाला गलत है हमारे पास, लेकिन ये वाला क्या है, सही है। कोवेल्ट में बात कर लेते हैं, कोवेल्ट में भी सेम गलती कर रखी है, CO सी तो हमारा कैपिटल चलेगा, लेकिन वो अगला जो है हमारे पास वो छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो इस वाले में CO कर रखा है, जो कि सेम गलती है। C हमारे पास कैपिटल है, O हमारे पास वो भी कैपिटल दे रखा है। तो क्या होता है, हमारे पास एक कैपिटल होना चाहिए, अगला पहला कैपिटल होना चाहिए, दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए अल्फाबेट। ठीक है, लोअर केस। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आप 3 याद कर लेना नाम हमारे पास। ठीक है, कहाँ से, जैसे कि हमें पता है आयरन का सिंबल क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है आयरन का सिंबल होता है हमारे पास Fe। ये कहाँ से लेगा हमारे पास, लैटिन नेम फेरम से। ठीक है, सोडियम का जो होता है हमारे पास सिंबल होता है Na, जो कि हमारे लिया गया है नेट्रियम से। पोटासियम का जो सिंबल होता है हमारे पास K। ठीक है, वो कहाँ से लेगा, कैलियम वर्ड से। ठीक है, ये सब कुछ ऐसे वर्ड जो पता चल जाता है हमें कहाँ कहाँ से लिए गए। ठीक है, बस अभी के लिए इतना। और आपको इस सिंबल्स के नाम ये तो पूरा टेबल याद करना होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पहुँचते हैं एटॉमिक मास पे। एटॉमिक मास है क्या हमारे पास, जिसमें हम मास को, एलिमेंट के मास को मेजर करते हैं। ठीक है, तो पहले तो ऑक्सीजन लिया गया था, लेकिन काफ़ी दिक्कतों के बाद, यानी काफ़ी सोच विचार करने के बाद इन लोगों ने कार्बन को चुना। क्यों चुना था वो बताऊँगा अभी, पहले यहाँ पे देख लेते हैं AMU का फुल फॉर्म क्या होता है, कहीं आपसे पूछ रहे तो बताना, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एब्रिविएटेड एज, पहले AMU ही दिखाते थे, फिर IUPAC के अकॉर्डिंग इसको, लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशन वो बोलते हैं कि AMU करके मत दिखाओ, सिर्फ U लिख दो, उसमें नंबर मिल जाएंगे आपको। इसका मतलब होता है यूनिफाइड मास, और उसका मतलब वो होता है कितना, एज इक्वल टू द
ये होता है हमारे पास मास ऑफ वन कार्बन एटम, जो कि हमारे पास एक कार्बन के एटम के बराबर होता है। ठीक है, पहले हमारे को यहाँ पे ऑक्सीजन को चुना गया था, जिसका एटॉमिक मास हमारे पास कितना है 16। पहले किसको चुना गया था? ऑक्सीजन को। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नेचर में तो ऑक्सीजन ही पाया जाता है। ठीक है, नेचुरली ऑकरिंग है ना, पता है। लेकिन उसको हटाया क्यों गया वो बाद में पढ़ेंगे, पहले आप देख सकते हैं इसको चुना क्यों गया था। ऑक्सीजन रिएक्टेड विद लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड, इसलिए चुना गया था पहला ये। दूसरा रीजन था दिस एटॉमिक मास यूनिट गैव मास मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज होल नंबर्स। अब इससे हमारे पास ज़्यादातर हमारे पास क्या मिल लेते, अगर हम मास रेशियो निकाल लेते ना, एटॉमिक मास रेशियो निकाल लेते, तो हमारे पास इसमें ज़्यादातर में मोस्ट एलिमेंट आज होल नंबर रेशियो में मिल रहा था हमें। ठीक है, होल नंबर में मिल रहा था, इसको चुना गया। लेकिन 1961 में कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन के यहाँ पास आइसोटोप होते हैं, कार्बन के 13 भी होते हैं, 14 भी होता है, C12 C13 C14 भी होता है, लेकिन यहाँ पे C12 को चुना गया। ठीक है, क्या क्या चुना गया? एज स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर द मेजरिंग एटॉमिक मास। ठीक है, अब ये क्या होता है हमारे पास, आपको डेफिनेशन पूछे अगर व्हाट इज वन एटॉमिक मास यूनिट, तो क्या बताओगे डेफिनेशन? यहाँ से आपका बनता है वन एटॉमिक mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 of the mass of one atom of the carbon 12। ठीक है, पेपर में ये आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे 1 नंबर में, और IUPAC वाला भी 1 नंबर पूछ सकता है। बता देना कि वन एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, पेपर में बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप इस वाली टेबल को याद कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है यहाँ पर एटॉमिक मास बताया गया। जैसे हाइड्रोजन का हमारे पास क्या होता है 1, कार्बन का कितना होता है 12, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, यहाँ पर सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, सल्फर का यहाँ पर 32 होता है, क्लोरीन का यहाँ पर 35.5 होता है, कैल्शियम का 40 होता है। ठीक है, आर्गन का भी 40 होता है। आर्गन क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे। अगर हमारे पास 18 नंबर वाला एलिमेंट होता है। ठीक है, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट? अब एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं? एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, मतलब क्या इसका? इसका मतलब हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स जो हमारे पास नेचर में एग्जिस्ट अकेले नहीं कर सकते। इसकी बात करते हैं हमारे H2O की बात कर लेते हैं। क्या हमारा हाइड्रोजन अकेला है यहाँ पे? नहीं, वो ऑक्सीजन के साथ में है। और देख लेते हैं हम यहाँ पे, पहले मैं इरेज कर दूँ सबको। एक मिनट प्लीज। अब ठीक है, तो हमारे एटम्स कैसे एग्जिस्ट होता है? वो अकेले नहीं रह पाते कुछ एलिमेंट्स को छोड़ के, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास कैसे रहते हैं मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। ठीक है, H2O बनाते हैं, CO2 बनाते हैं। अब देखा ये सब क्या से हम ये सब कहते हैं किसी इसका यानी होते क्या ये लोग? ये लोग हमारे क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं, ना कि एलिमेंट कहेंगे। इसे क्या कहेंगे मॉलिक्यूल्स, क्योंकि कंबाइन होकर बने हैं डिफरेंट एलिमेंट से। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं हम यहाँ पे एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। एटम्स क्या बनाते हैं? मतलब मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स हमने देखा अभी H2O। ठीक है, आयंस क्या होते हैं? आयंस हमारे हो गए Na+Cl नेगेटिव। मैं समझाता हूँ होते क्या हमारे पास, सिर्फ समझा देते हैं। पे इसको मैं हटा दूँ, पहले क्लियर कर दूँ। अब ठीक है, जैसे कि यहाँ बताया है, हम यहाँ पे देख लेते हैं सोडियम की बात करते हैं। सोडियम जो होता है हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है इसका 11 होता है। ठीक है, तो इनके 4 सेल होते हैं हमारे पास। एटम के हमारे पास 4 सेल, ये बीच में न्यूक्लियस हो गया, एटम न्यूक्लियस, ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं Kl, इसको L मान लीजिए, M बन नहीं रहा M, और ये N, तो पहला KLMN। अब बाकी हमारे पास ये आउटर, ये कम हमारे से क्लोज कर देंगे इसको। ठीक है, K, इसका नाम क्या है? इस वाले का नाम है K, इस वाले का नाम है हमारे पास L,
इसका नाम क्या है M, इसका नाम क्या है यहाँ पास N। इसके अंदर क्या रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। जैसे हमारा अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, कितने देर में, 24 घंटे में, ठीक है। तो वैसे तो हमारे पास क्या क्या पढ़ा हमने, K L M N। तो पहले वाले सेल में हमेशा सिर्फ दो ही एलिमेंट, हम दो ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, अगले वाले में 8, उसके अगले वाले में 1। हो सकता है आपको भी समझ में ना आए, मैं जो 4th चैप्टर कराऊंगा आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा। तो पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं ऐसे बस, ठीक है। 281 तो आखिरी में कितना है 28, तो हमारे भी ये तो फिल हो गया। इसमें से 2 ही भर सकते हैं, पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें 8 भर सकते हैं, ये भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम सिर्फ कितने भर सकते हैं, 1। इसके अंदर भरना कितना चाहिए हमें, 8, लेकिन है कितना इसके अंदर भरा हमने, 1। तो क्या करेगा, 1 को लॉस कर देगा। ये क्या कर रहा है, ये जो हमारे पास है सोडियम, ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन जो 1 था, उसने निकाल दिया अपने अंदर से। इसके अंदर अब कितना बचा, 2 और 8, क्योंकि इसने दान किया है। दान करने वाले लोग कैसे होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, तो इसलिए इसके ऊपर लगा पॉजिटिव साइन। तो यहाँ तक क्लियर है सबको। अब आगे देखते हैं, अब आगे आयन समझ में आगे होगा आपको, हो सकता है कोई डाउट तो नहीं है, होगा तो हम बाकी धीरे धीरे क्लियर कर लेंगे, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे देखते हैं, दिस मॉलिक्यूल्स और आयंस aggregate in large numbers to form the matter that we can see, feel और touch। मतलब क्या इसका, हमारे आस पास जो भी चीज़ें हैं, चाहे आप अपनी कॉपी उठा लें, रजिस्टर पेन वगैरह जो उठा लें, उसे किसके बने, मैटर के। अब मैटर किससे बनते हैं हमारे पास, एटम से। अब वो एटम जो होते हैं, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट इन लार्ज नंबर्स, तो आपस में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिले होते हैं, इतने ज़्यादा नंबर्स में होते हैं कि इमेजिन नहीं कर सकते। बाकी फिर इसको हम तब जाके मैटर बनाते हैं, जिसको हम, जो हमारा पेन है किससे बना है, एटम से। एटम क्या अकेले तो पाए नहीं जाते, वो पाए जाते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल के फॉर्म में या तो आयन के फॉर्म में। तो ठीक है, अब वो मॉलिक्यूल आयन भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, इतने ज़्यादा अमाउंट में, तब जाके हम उसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं, ठीक है। डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, तो मैंने अभी आपको बताया था एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू, देखिए 1/12 the mass of the one atom of the carbon 12 isotopic. Why is it not possible to see an atom with naked eye? मैंने अभी बताया था एटम का रेडियस कितना, 10⁻10 मीटर, जो कि हमारा बहुत कम होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको ऐसे नहीं देखते, किससे देखते हैं फिर, माइक्रोस्कोप से, ठीक है। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं थोड़ा। A molecule is in general a group of 2 or more atoms that are chemically bonded together। तो क्या पढ़ा हमने, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम, 2 या 2 से ज़्यादा एटम जो हमारे पास काफ़ी केमिकली बॉन्डेड होते हैं आपस में, ठीक है। अब यहीं पे हम नीचे पढ़ेंगे, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, या तो चाहे हमारा सेम एलिमेंट हो चाहे डिफरेंट एलिमेंट हो, दोनों मिलकर हम लोग सकते हैं मॉलिक्यूल। अब सेम एलिमेंट की बात कर लेते हैं, H2, ये क्या हो गया हमारे पास, ये भी मॉलिक्यूल है। डिफरेंट एलिमेंट क्या हो गया हमारे पास, CO2 देख लो यहाँ पे, C कार्बन हमारे पास इसका अलग एलिमेंट है, O2 हमारे पास ऑक्सीजन हमारे पास अलग एलिमेंट है, दोनों डिफरेंट हो गए, फिर भी क्या कहलाएंगे, मॉलिक्यूल कहलाएंगे। ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ये हमारे पास कहलाएगा H, हमारे पास ये मॉलिक्यूल कहलाएगा, ये भी मॉलिक्यूल कहलाएगा। इसमें क्या है, सेम एलिमेंट है, इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया गया, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, कुछ कुछ एलिमेंट्स हमारे पास, जैसे कि आर्गन, हीलियम, एक और होता है नियॉन, are made up of only one atom। ये अकेला ही पाया जाता है हमेशा नेचर में। कैसा रहता है हमेशा नेचर में, अकेला। इसे अकेला रहना पसंद है, अपनी ज़िंदगी में मज़े करना पसंद है, ठीक है। लेकिन हर कोई एलिमेंट हमारे पास ऐसा नहीं होता, बट दिस इज नॉट द केस विद द मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या हो गया हमारे पास,
आपने कार्बन देखा होगा, ऑक्सीजन देखा, हाइड्रोजन देखा, इसमें क्या होगा हमारे पास? नॉन मेटल्स। मेटल्स की बात करते हैं, मेटल्स कौन होते हैं हमारे पास? कभी आपने तांबे के बर्तन के बारे में सुना हो, घर में जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं तो क्या हो गया हमारे पास? मेटल्स हो गया, ठीक है। आयरन हो गया, ये सब लोहे वगैरह क्या हो गया हमारे पास? ये मेटल्स होते हैं, ठीक है। Fe आयरन, ठीक है। कॉपर हमारे पास Cu हो गया, जिंक हो गया, ठीक है। एल्यूमिनियम Al, ठीक है। ये सब हमारे पास क्या हो गया? एलिमेंट, मेटल्स हो गए, ठीक है। और नॉन मेटल्स क्या हो गए? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब हो गया हमारे पास नॉन मेटल्स हो गए। जैसे कि आप लिखा नॉन मेटल्स में एग्जाम्पल दे रखा है, नॉन मेटल्स में एग्जाम्पल देखा है। फॉर एग्जाम्पल अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। किससे मिलकर बनाते हैं? 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे लिखा है ना, इसलिए हमसे कहते हैं डायटमिक एरे। डायटमिक मतलब यहाँ पे डाई लगाया गया वर्ड, मतलब 2 एटम से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो मैं थोड़ा, 2 मतलब डाई, एक एक मतलब मोनो, जगह कम पड़ी, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे ठीक है। एक मतलब क्या है? मोनो एटमिक। 2 मतलब क्या है? डाई एटमिक। 3 मतलब क्या है? ट्राई एटमिक। 4 मतलब क्या है? टेट्रा एटमिक। अब मोर देन 4 हो, अगर मोर देन 4 तो वापस वो क्या लाएगा? पॉली एटमिक। बस, अब इतना हो गया आपको क्लियर। तो अब आगे समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, इफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यूनाइट इनटू मॉलिक्यूल। अब 3 जो ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं वो क्या लाता है हमारे पास? ओजोन। क्या कहलाता है? ओजोन, ठीक है। अब ओजोन की बात कर ली हमने, तो ओजोन लेयर होता है क्या है आपको पता होगा। हमारे पास अर्थ क्या, हमारे पास ऊपरी एटमोसफेयर क्या, कौन सी लेयर होती है? ओजोन की। जो कि हमारे पास क्या हो रहा है? डिप्लीट हो रहा है। किस वजह से हो रहा है? सी एफ सीज की वजह से। सी एफ सीज के क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ठीक है। जो कहाँ से निकलता है? हमारे रेफ्रिजरेटर से और एसी से, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं नंबर ऑफ। अब ये डेफिनेशन याद करना, द नंबर ऑफ, कहाँ पे डेफिनेशन? ये वाला, ये पेन काम नहीं करता अभी, जस्ट अ मिनट। द नंबर ऑफ एटम्स constituting a molecule known as atomicity। तो पहले मैं सबको इरेज कर दूँ, उसके बाद बताता हूँ। यहाँ पे आते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स constituting a molecule is known as its atomicity। कितने एटम से मिलके बना है हमारा मॉलिक्यूल, उसे कहते हैं एटॉमिसिटी। जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, आर्गन, मैंने क्या बताया था नॉन मेटल्स में हमारे पास आर्गन जो होता है, आर्गन कैसे रहना पसंद करता है? अकेला। ये रहना पसंद करता है सिंगल, इसलिए हमसे कहता है मोनो एटॉमिक। हीलियम कैसे रहना पसंद करता है? हीलियम भी हमारे पास क्या हो गया? ये भी सिंगल रहना पसंद करता है, ठीक है। एक और होगा नियॉन, वो भी कैसा रहना पसंद करता है? सिंगल, ठीक है। ऑक्सीजन कैसे रहता है? हमने पढ़ा है ना, ऑक्सीजन O2 दो आ गया तो डाई हो गया। हाइड्रोजन आपने पढ़ा होगा H2, इसमें 2 आ गया, डाई एटम में। नाइट्रोजन कैसे पढ़ा होगा आपने? N2। नाइट्रोजन गैस सुना होगा ना, हम सांस में लेते हैं, नेचर में ज़्यादा पाया जाता है, तो वही है नाइट्रोजन गैस। ये इसमें 2 आएगा, डाई एटमिक। क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन क्या होता है? Cl, इसे क्लोरीन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें नेचर में 2 पाया जाता है, 2 की फॉर्म में, ठीक है। तो इसे डाई एटमिक कहेंगे। अब फॉस्फोरस की बात कर लें, इसका सिंबल होता है फॉस्फोरस का P, लेकिन हमारे नीचे पाया जाता है 4 आपस में जुड़े होते हैं, तो इसको कहेंगे, मैंने क्या बताया था आपको, 4 का टेट्रा, तो टेट्रा हो गया। सल्फर की बात कर लेते हैं। अपने से थोड़ा बना के दिखा दो आपको, सल्फर का होता कैसा हमारे पास? ये होता है सल्फर का S8। अब इसे कहते हैं पॉली एटमिक।
अब दिखता कैसा है, क्राउन शेप में होता है, नीचे गया, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, ये ऊपर गया, ये नीचे नीचे, बन नहीं रहा मुझसे यहाँ पे, तो जगह की कमी है। बाकी आप हो सकते हैं समझदार है तो समझ जाए। ये हमारा कैसे बनाता है, क्राउन शेप, मुकुट शेप, मुकुट जैसा, ठीक है, राजाओं के मुकुट जैसा, ठीक है, इसलिए क्राउन शेप मॉलिक्यूल दिखा जाता है। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की बात कर ले। अब कंपाउंड जो होते हैं हमारे पास, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइंट टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब ये आप बोलेंगे कि हमने मॉलिक्यूल में पढ़ा था कि डिफरेंट एलिमेंट जुड़ते हैं। पहले मेरे को इरेज कर लूँ फिर बताता हूँ। चलिए बताता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, अब यहाँ पे एक लाइन पढ़ना, डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट हमारे पास जुड़े थे। H2O, ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल कहलाएगा। लेकिन हम इसे कंपाउंड क्यों कह रहे हैं, कंपाउंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ लिखा डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। हम जैसे यहाँ पे होता है पर डेफिनेट प्रोपोर्शन में, जैसे कि हमने पता है H2O का क्या पढ़ा था हमने, मास रेशियो, H2O का 2 था, इसका ऑक्सीजन 16 था, यानी हमारे पास ये मिल जाता है 1:8। अब कहीं कहीं पानी उठा लिया हमारे पास, किस फिक्स रहता था ना, 1:8 में रहता था, इसलिए हमसे कहते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन रहता था, हम कंपाउंड कहेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। अगर हम घर पे नींबू पानी बनाया, अगर कि नींबू पानी बनाते समय अगर हमें याद हो तो हम उसके अंदर चीनी अपनी पसंद अनुसार डालते हैं। हमें नहीं पता था कि इसके अंदर कितने अमाउंट में डालना है, 1 चम्मच 2 चम्मच, ज़्यादा लोग हैं तो हम ज़्यादा डालेंगे, कम लोग होंगे तो कम डालेंगे उसके अंदर, है ना, ऐसे फिक्स नहीं होता। तो जब फिक्स नहीं होता तो सब कहते हैं इनडेफिनिट, है ना, है पता नहीं है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, पता है, तो इसको कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है। चलिए कंपाउंड भी बोल देंगे चलेगा, बट वहाँ पे क्या होता है, वो जो बनता है हमारे पास जिसमें पता नहीं होता, कुछ भी किसी भी अमाउंट में डाल सकते हैं, चीनी, नमक, नींबू का रस, हम किसी भी अमाउंट में डाल सकते हैं, उसे कहते हैं मिक्सचर। क्या कहते हैं, मिक्सचर। किसी भी अमाउंट में डाल दिया तो कहलाएगा मिक्सचर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दे रखा है वाटर का, दे रखा है यहाँ पे। पहले बात करते हैं वाटर का, हमारा सिंबल होता है H2O, मिलके किससे बना, देखो यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर इसका 1:8 मैंने बता रखा है आपको। अमोनिया का समझाता हूँ, अमोनिया, देखो इसको, तो यहाँ पे लिखता हूँ इसका अमोनिया, इसका सिंबल होता है NH3, किससे मिलकर बना है, नाइट्रोजन से और यहाँ पे हाइड्रोजन से, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास लिखा है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, ये आपको पता नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ये 4th चैप्टर में अच्छे समझाया गया इसके बारे में, ठीक है। नाइट्रोजन का मैं बताता हूँ 14 होता है। हाइड्रोजन कितना होता है हमारे पास, हाइड्रोजन का हमारे पास 1 होता है, लेकिन ये हमारे पास 3 टाइम्स है, 3 है ना हाइड्रोजन हमारे पास, NH3, तो H हमारे पास कितना है 3 टाइम्स, तो यहाँ पे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 14:3 कितना हो गया, क्या 3 की जगह 14 आता है, नहीं, 14 की 3 आता है, नहीं, तो इसे हम नहीं काटने वाले। और हमारे पास अगर ध्यान दे तो NCERT में उतने पे ही छोड़ रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे CO2 की, देखो यहाँ पे CO2 क्या है, C और O2 से मिलकर बनाया है, कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर बनाया है, तो लिख लेते हैं इसका भी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का हमारे पास एटॉमिक मास होता है, पहले C लिख दो यहाँ पे, O2 लिख लो यहाँ पे, कार्बन का होता है यहाँ पास एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16, लेकिन क्योंकि ये 2 बार है 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 12 रेशियो 32, क्या हमें पता है 12, अब देखो किसके टर्म में आते हैं दोनों, या हमारे आते हैं 4 के टर्म में, 4 के टर्म में 12 कितने में आता है 3 पे आता है, 32 कितने में आता है 8 पे, 3:8, ठीक है। यहाँ पे भी इतना ही दे रखा है हमारे पास, यहाँ तक क्लियर आपको, ठीक है। अब मैं आयन की बात कर लूँ, इसका डेफिनेशन क्या देंगे आप, पूछा जाए तो। आयन का आपको सिंपल सा बताना है, द, देखो यहाँ पे कंपाउंड्स ऑफ
compound composed of ये चल जा मार्कर metal and non-metals contain charge species. The charge species are known as ions. Ions होते क्या है, मैंने आपको थोड़ा पहले बताया था, पॉजिटिव चार्ज बताया था, मैंने सोडियम का बताया था, है ना। तो ऊपर क्या होता है, अब मैं अच्छे से लिख के सुनाता हूँ। यहाँ पे लिखा है कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मिलकर बना होते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया Na, ये क्या है हमारे पास मेटल, Cl क्या है हमारे पास, ये है नॉन मेटल। सोडियम का बनाया था पॉजिटिव बनाता है, Cl क्या बनाता है नेगेटिव। नेगेटिव बनाया कैसे इसने, ये भी समझाते हैं एक बार। जैसे हमारे सोडियम को चाहिए था, सोडियम ने एक रिलीज किया, इसको ये बन गया 2,8। तो इसके पास होता है क्लोरीन के पास, हमारे पास ऊपर यहाँ पे इसके पास होता है 287। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 2 + 8 + 7 17 होता है एटॉमिक नंबर। तो ये के सेल में हमारे पास 2 होता है, एल सेल में 8, एम सेल में 7। इसको चाहिए होता है एक, ये एक ले रहा है, एक ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये कैसे इंसान होगा जो दान, ये भीख मांग रहा है, वो नेगेटिव इंसान हुआ है, बहुत ठीक है। कर्ज मांग रहा है, कर्ज मांगने वाला कैसे इंसान होगा नेगेटिव इंसान, जिसके ऊपर आएगा साइन आएगा नेगेटिव का। तो अब देखो एक मिल गया, तो ये बन गया 288। तो 288 ये भी कंप्लीट हो गया। देखो आउटर सेट इसके भी फिक्स कंप्लीट है, इसके भी कंप्लीट है, लेकिन इसके ऊपर आ गया नेगेटिव साइन, ठीक है। तो वही चार्ज जो इसके ऊपर आ रहे हैं हमारे पास मेटल और नॉन मेटल को मिलाने पे उसे हम कहते हैं चार्ज स्पीसीज, और वही हमारे पास आयन कहलाते हैं। हाँ एक और चीज़ बता दो आप लोगों को कि ये हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन को कहते हैं कटायन और नेगेटिव साइन कहते हैं यहाँ पे अनायन। बस इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आगे पहुँचते हैं यहाँ पे आयनिक कंपाउंड, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, इसके बाद समझाता हूँ आपको ये भी। पहले मुझे ये क्लियर कर लो। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, किससे मिलके बना होगा यहाँ पर कैल्शियम से, ऑक्सीजन से। कैल्शियम का हमारे पास एटॉमिक मास कितना होता है 40, ऑक्सीजन कितना होता है 16। तो 8 की तो यहाँ पास 5 पे आएगा, यहाँ पास 2 पे आएगा, तो इसका यहीं पे 5 रेशियो 2 दे देगा, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फाइड समझाते हैं, मैग्नीशियम सल्फाइड का भी यहाँ पास मैग्नीशियम सल्फाइड जो हमारे पास ये मिलके बनता है MgS से, ठीक है। मैग्नीशियम कितना होता है हमारे पास होता है 24, सल्फर कितना होता है 32। यहाँ हमारे पास ये 8 ग्राम में आते हैं, 8 ग्राम में 3 पे आएगा, 34 आएगा 4 ग्राम में। मैग्नीशियम सल्फाइड मैग्नीशियम से और सल्फर से मिलके बना होता है। कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास कैल्शियम से और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन ही होता है, ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड ये तो हमने किया था NaCl, ठीक है। और मैंने आपको प्लस साइन और नेगेटिव साइन बना रखा था, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये हमारे पास सोडियम का कितना होता है, सोडियम का हमारे पास एटॉमिक मास होता है 23। इसका कितना होता है क्लोरीन का, क्लोरीन का हमने पीछे पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे देखिए। ये रहा सोडियम कितना है हमारे पास यहाँ पे, सोडियम का हमारे पास 23, क्लोरीन कितना है हमारे पास 35.5, कैल्शियम का भी देखा हमने 40, और कुछ था ऑक्सीजन का हमारे पास 16 है। बाकी सब एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब राइटिंग केमिकल फॉर्मूले ये कैसे लिखा जाता है। पहले एक बात बता दो आपको, वैलेंसी क्या होती है, द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी, ठीक है। अभी हम पीछे हमने अगर बात की थी यहाँ पे, ये तो समझाना पड़ेगा दोबारा। देखो यहाँ पे सोडियम का ये जब इसके अंदर कितना था हमारे पास एटॉमिक नंबर 11 था, एटॉमिक नंबर 11, ठीक है। इसमें क्या कहता है 28,
एक क्या किया था इसने, एक रिलीज किया था, एक इसने खुद को बैलेंस बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का सेक्रीफाइस किया था। हम देखते हैं कहाँ पे यहाँ तक, अगर हमारे पास यहाँ पे जो इसने एक का रिलीज किया था ना, अगर 4 से छोटा है, क्योंकि एक हमारा क्या 4 से छोटा, ठीक है, तो वो हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे 4 से छोटा अगर होगा तो हमारे पास वो आता है मेटल की लिस्ट में, 4 से बड़ा होगा तो आता है नॉन मेटल की लिस्ट में, ठीक है। वैसे अगले चैप्टर में है बट मैंने यहाँ पे समझा दिया, ठीक है, नॉन मेटल बन जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया। बाकी यहाँ पास क्या था, वैलेंसी की बात करनी थी, ये था, ये एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास यहाँ पे 4 से छोटे जितने भी गिन लो आप, ये कितना होंगे हमारे पास, ये तो कहलाएंगे इसकी वैलेंसी एक। अब 4 से बड़े, 4 से बड़े होंगे अगर मान लो 5 आ रहा है हमारे पास, इसमें अगर ना 8 से आपको माइनस करना है 5 को, कितना आएगा 3, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3। तो पहले क्या होता है, मैंने अगर देखो यहाँ पे 4 से छोटे आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे एल्यूमिनियम की बात करूँ तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो 2 8 3, 3 तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बस क्या कहता है मेटल होगा, पहली बात एल्यूमिनियम मेटल होता है, पता है अच्छे से, घर में बर्तन जो होते हैं हमारे एल्यूमिनियम के बने होते हैं बहुत सारे, तो ये हमारा मेटल हो गया। और यहाँ पे हमारा 3 है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी 3। मैं बात करता हूँ यहाँ पे सिलिकॉन की, ठीक है। तो हमारे पास सिलिकॉन किससे बना, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है सिलिकॉन का हमारे पास, किसी को आता है, नहीं तो बता दूँ 14, ठीक है। तो किससे बना 2 8 और 4 से। अब यहाँ पे क्या 4 को तो 4 ही रहने दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 4 लिख लेना है, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 4, अरे एक बार हटा दिए। अब आगे बताता हूँ आपको। अब बात करते हैं, अब हम यहाँ बात कर लेते हैं फॉस्फोरस की। सिंबल इसका P होता है, एटॉमिक नंबर इसका 15 होता है, इसमें हो गया 2 8 और 5, 5 है, 8 से ज़्यादा है तो 8 में से माइनस कर लीजिए इसको 3। इसकी वैलेंसी कितनी होगी 3, बस इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब ये टेबल जो है आपको ये पूरी की पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करनी है। काम कैसे आएगा वो मैं अभी बताता हूँ। हमें केमिकल फॉर्मूले बनाने हैं, ठीक है। समझाते हैं यहाँ पे कैसे, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड बना रखा है, क्या बना रखा है हमने यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड, पहले इसको छोटा कर लूँ, अब ठीक है। क्या लिखा है लोगों ने, इन लोगों ने लिखा है हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो आपको टेबल में जाकर देखना है पहले हाइड्रोजन कहाँ पे है। हाइड्रोजन लिखा है यहाँ पे H, ऊपर लिखा प्लस है ना, आपको प्लस नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ आपको इसका मतलब क्या, यहाँ पे बताता हूँ इसका मतलब होता है, प्लस नहीं लिखना है यहाँ पे, लिखना है आपको नीचे +1, क्यों, कुछ नहीं मतलब 1 होता है, यहाँ प्लस लिखा है मतलब 1 प्लस में, ठीक है। क्लोराइड, क्लोराइड चेक कर लेते हैं, क्लोराइड है कहीं पे, ये रहा। कौन से सिंबल इसके ऊपर हमारे पास, इसके ऊपर है Cl नेगेटिव, सेम वही है इसके ऊपर 1 2 3 तो नहीं लिखा, सिर्फ यहाँ पे 1 माइनस साइन लगा तो मतलब 1 नेगेटिव। H के पास जाएगा -1, Cl के पास जाएगा +1, प्लस माइनस आप लोग कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बनाएंगे H, इसके पास कितना 1, तो नहीं लिखें तो भी चलेगा, Cl के पीछे भी लिखेंगे 1, नहीं लिखें तो भी चलेगा, HCl मिल गया। इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे पेट के अंदर भी कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और इतना पावरफुल होता है कि हमारे पास ये पेट के अंदर ब्लेड को पिघला सकता है, ठीक है। पेट हम इससे नहीं पहुँचता, हमारे पेट के ऊपर होता है स्टमक के ऊपर क्लियर होती है, इसका नाम होता है म्यूकस, ठीक है। हम अगला बना के देखते हैं अब हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, यही बगल में बना लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। आई होप आप लोग समझ जाए, बुक से देख लीजिएगा राइटिंग स्पेलिंग वगैरह। तो हमारा हाइड्रोजन का सिंबल क्या था H, इधर हम पहले देख रहे थे +1 था, ठीक है। सल्फाइड नहीं पता, सल्फाइड हमारे पास सल्फर को कहते हैं, यहाँ पे सिंबल S होता है,
इसका दिखा देता हूँ आप लोगों को, -2 होगा। सल्फाइड, हाँ ये रहा, देखिए यहाँ पे ये H2 नेगेटिव, इसके ऊपर अब ध्यान दीजिए 2 नेगेटिव लिखा है, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 नेगेटिव, H के पास जाएगा 2, S के पास जाएगा +1, ठीक है। और ध्यान रखना प्लस माइनस हमारे कट जाते हैं, इनको नहीं लिखना है यहाँ पे, आपको लिखना है सिर्फ H के पास क्या आया, 2 आ गया है ना, 2 नीचे लिख दिया, अब पीछे लगाते हैं H2S, यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये बन गया, ठीक है। अब सारे तो मैं नहीं कराऊंगा, खैर एक दिन से और कोई से उठा लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट उठा लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम में Na होता है, +1 होता है, कार्बोनेट हमारे पास CO3 कार्बोनेट कहते हैं। इसका अगर आप यहाँ चेक करें टेबल में, कार्बोनेट कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको नीचे वाले को नहीं, इसके सिर्फ ऊपर वाले को चेक करना है। ऊपर क्या लिखा, -2, यहाँ पे लिखेंगे आप -2, N के पास जाएगा 2, Na के पास 2 जाएगा, सोडियम के पास यानी कि CO3 के पास जाएगा 1, तो Na के पास गया 2, CO3 कार्बोनेट के पास गया 3, तो ये 1 था, नहीं ये भी लिखेंगे तो चलेगा, Na2CO3 बनेगा हमारे पास। अब बस आपको MgS समझा दूँ, मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड क्यों समझा रहे हैं, उसके पीछे रीजन है, Mg होता है इसका, सल्फाइड का S होता है, Mg का +2 होता है, इसका -2 होता है। अब दोनों अगर सेम आ जाए, तो 2 दोनों तरफ आ जाए, तो आपको 2 नहीं लिखना है, इसका सिर्फ बनेगा MgS, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेम आए तो आपको, जैसे यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 है, तो आपको 2 नहीं लिखना है, सीधा इनको गायब कर दीजिए, इनको रहने दीजिए, सिर्फ ऊपर ऊपर ही मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, MgS हो गया, सिंपल, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है समझाता हूँ आपको, मॉलिक्यूलर मास पहले एक बार क्लियर कर लो, हो गया ठीक है। अब मैं अपनी तरफ से कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे, C6H12O6, कार्बन का एटॉमिक मास था 12, याद है, एटॉमिक मास एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, कितने नंबर है, 6 बार है, मल्टीप्लाई किया 6 से, प्लस साइन क्यों लगाया, आपको दूसरा एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, H हमारे पास दूसरा एलिमेंट है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमारे पास 1 होता है, कितने बार है, 12 बार है, 12 से मल्टीप्लाई किया, प्लस साइन लगाओ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगला एलिमेंट स्टार्ट हो चुका है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटॉमिक मास होता है 16 है, कितने बार, 6 टाइम्स है, 12 6 हमारे पास होता है 72, 1 को 12 से करता है 12, 16 को 6 का 96, ठीक है, 72 प्लस हमारे पास 12, ये हो गया हमारे पास 84 प्लस 96 इक्वल्स टू 180 U, पीछे U लगा देना, यूनिफाइड मास याद हो तो, यही इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। मॉलिक्यूल क्यों, C6H12O6 मॉलिक्यूल बन चुका ना हमारे पास, डिफरेंट एलिमेंट को हमने ज्वाइन कर रखा है, ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूल का जाएगा। इन्होंने एग्जाम्पल का ले रखा है, वो भी चेक कर लेते हैं। इन्होंने दे रखा है हमारे पास H2O का, H2O का मैंने स्टार्टिंग समझाया था, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है कितने बार, 2 बार, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 + 16 18 U, ठीक है। एक हल्का सा नीचे वाला भी कर लेते हैं कि आप लोगों को ना लगे कि हाँ हार्ड वाला हम लोग के ऊपर से छोड़ दिया। HNO3 हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का हमारे पास होता है 14 होता है, ऑक्सीजन का हमारे पास 16 है कितने टाइम्स, 3 टाइम्स है, पीछे प्लस साइन लगा लो बीच में, 1 + 14 15 प्लस 16 × 3 हमारा 48 हो गया, दोनों को प्लस कर लेना आप लोग, 63 ये हो गया, ठीक है। अब फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, सेम हमारे पास होता है किसकी तरफ, मॉलिक्यूलर मास की तरफ, बस आपको इसका डेफिनेशन याद कर लेना है एक बार, ठीक है, अलग से डेफिनेशन याद करना। द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड, इतना याद कर लेना बस, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास का भी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा आप लोग, क्या होता है हमारे पास, द मॉलिक्यूलर मास
of a substance is the sum of the atomic masses of all atoms in a molecule of the substance. ठीक है, इसको दिखाते कैसे, यू से दिखाते हैं सिंपल है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे भी एक देख लेते हैं, हमारे पास मैंने देखा फॉर्मूला के बाद सेम होता है मॉलिक्यूलर मास की तरह ना, घबराइएगा मत, सेम वैसे तरीके से लिख लीजिएगा। जैसे कि लिख करके देखते हैं हम CaCl2, कैल्शियम क्या था हमें 40 था, क्लोराइड कितना 35.5 था, है कितने बार 2 बार है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 प्लस 35 35.5 को अगर हम ये बीच में गलती से हो गया 35.5 था, यहाँ पे उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, पता है कितना आएगा 71 आएगा, तो यहाँ पे 40 प्लस 71 कितना होगा 101। ठीक है, खत्म हमारे चैप्टर। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर होगा चैप्टर। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।